चलो तो देखो, देखो लास्ट से सेल बायो में अपन ने पहला टॉपिक लिया था, कोशिका भित्ति या सेल वॉल मर्त होती, अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थ की बनी होती। इसके अलावा अपन बोले कोशिका भित्ति की संरचना में 4 परतें होती और इसके बाद में पहली मिडिल लेमिला होती, और इसमें भी सबसे मुख्य है कैल्शियम। और नेक्स्ट अपन ने बोला 4 में से प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति, ये इनकी डिटेल बता दी। एक खास बात और बोलना चाहो, आपने बोला प्राथमिक भित्ति पारगम्य है, लेकिन जमाव वाली जगह पर यदि जमाव वैसे द्वितीयक भित्ति से रिलेटेड है, लेकिन यदि इस पहले वाली प्राथमिक भित्ति पर मैं सुबेरीन क्यूटीन कुछ भी चिपका दूं या उसके ऊपर चौपड़ दूं रे भैया, तो ये भी कैसी हो जाएगी रे, अपारगम्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात करी कोशिका भित्ति की उत्पत्ति, फ्रेगमोप्लास्ट, कोशिका भित्ति में वर्दी, कणाधान और स्त्राधान। इसके बाद फिर नेक्स्ट अपन ने अगला पॉइंट लिया, कोशिका भित्ति में स्थूलन या थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति में स्थूलन या थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। तो देखो सबसे पहला अपन ने लिग्निन के स्थूलन की बात करी है। जलवायु अपारगम्य, सुबेरीन भी जलवायु अपारगम्य ही होता है, सुबेरीन भी, लेकिन मुख्यतः ऐसे बोलते हैं वो जल के लिए अपारगम्य, इसको ऐसे कहते हैं, ये इसके लिए मुख्यतः जल के लिए अपारगम्य। वायु थोड़ी बहुत आने जाने दे सकती है, लेकिन टर्म में याद करवाने मैं ऐसे ही दे रहा हूं। फिर अपन ने बताया जहां लिग्निन जमाव नहीं होता, द्वितीयक भित्ति नहीं होती, गर्त कहलाता है। गर्त 2 प्रकार के होते हैं, सरल गर्त, परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त अच्छा होता है क्योंकि इसमें परिवहन का नियंत्रण होता है, क्योंकि टोरस सुबेरीन के जमाव से निर्मित एक संरचना होती है जो इसमें प्रवाह का नियंत्रण करती है। गर्त का कार्य है वो दिख गया। अब इसके बाद में एक स्पेशल टाइप का गर्त, स्पेशल टाइप का 2 कोशिकाओं के बीच में संबंध, वो अपन अध्ययन करने वाले हैं या उसके बारे में जानने वाले हैं, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। तो आप इसको देखने के लिए मैं आपको पहले 2 पादप कोशिकाएं दिखा देता हूं। ये लो, एक प्लांट सेल ये रही और दूसरी प्लांट, एक प्लांट सेल और इसी से जुड़ी हुई है दूसरी पादप कोशिका। और आपको पता है पादप कोशिका में ये जो मैं बना रहा हूं सबसे बाहरी आवरण क्या है रे, कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो ये जो पादप कोशिकाएं इनके बीच में आपस में एक वो संबंध है, विशिष्ट संबंध है। तो अब आपको इस मैंने सफेद बनाई है, लेकिन आपको प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति सब दिख रहा है, इसमें मिडिल लेमिनार। ठीक, फिर इसके अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा रे, दोनों कोशिकाओं के अंदर इनका न्यूक्लियस पाया जाता है या केंद्रक, दोनों के अंदर इनका खुद का केंद्रक उपस्थित होता है। ये लो इसका इधर केंद्रक बना देता हूं, ये लो इधर है इसका केंद्रक बना देता हूं। ठीक, बीच में यहां पर इस वाले जोन में कुछ पाइपलाइन पहले से ही सेट है भैया। यहां पर मैं थोड़ी सी वो पाइपलाइन है उनको सेट कर देता हूं आपको दिखाने के लिए, जो इस जगह पे हैं। ये नलकी के जैसे सम्मान, संख्या 8 से 10 से 12 तक ये हो सकती है। और आप बताओ फिर केंद्रक की झिल्ली से क्या बनता है रे, केंद्रक की झिल्ली से ही बनती है ER। कौन बनती है, ER, ये लो, और इधर की ER, ये लो, डन। और ये इससे यहां ये लो बाइंड अप, इधर की ER इससे। और आपको पता है अंतःपृथ्वी जालिका ER जीवित होती है। अब ये जो संरचना आपको दिखी है यही क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। इसको ही जीवित जीव द्रव्य संधि भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का जीव द्रव्य आपस में टच में आ रहा है इससे, तो ये स्पेशल संबंध है। तो इसी को कहते हैं अपने जीवित जीव द्रव्यी संधि। ठीक है, डन। और इसमें नामकरण की देखें तो ये लो, इधर ये है इसकी ER, ये है इधर इसकी ER। इसके अलावा रेड वाली की बात करें कि वो क्या चीज है, तो ये लो इसका नामकरण यहां कर देता हूं, ये क्या है, डेस्मो ट्यूब्यूल्स, डेस्मो ट्यूब्यूल्स।
ठीक है। अब इस प्लाज्मोडेस्माटा के बताओ सर ये कहां कहां पर पाई जाती है, तो ये लो इसके पाए जाने की आप मुझसे बात सुनना चाह रहे हो तो इसका वितरण बता देता हूं मैं कि ये प्लाज्मोडेस्माटा कहां मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात वितरण की, ये मिलेगा पादप कोशिका, लेकिन वो भी कौन सी, यू कैरियोटिक। अब कहने की जरूरत ही नहीं है, सारे पादप यू कैरियोटिक ही हैं। यू कैरियोटिक पादप कोशिकाओं के मध्य उपस्थित। ये लो इसके वितरण की बात हो गई कि भाई कहां पर मिलेगा प्लाज्मोडेस्माटा, डन। नेक्स्ट इसके कार्य की भी बात बता दो छोटी सी कि ये कार्य क्या करता है। ये थोड़ा सा इसका स्पेशल कार्य है। बोला जो काम सर इधर गर्त कर सकता है जल भोजन के ट्रांसफर का, इससे काम हो सकता है, तो अपन ने फिर इतना जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों बनाया, या फिर पौधे ने डेवलपमेंट में ऐसा सिस्टम क्यों बना लिया। इसका मतलब है ये जीवित जीव द्रव्य संधि इसको कहते हैं कि प्लांट्स में संवेदनाओं का भी एक दूसरे में आदान प्रदान। जैसे इस कोशिका में मान लो कोई प्लांट वायरस है, वो लग गया और ये कोशिका बीमार हो गई, तबीयत खराब है, तो बगल वाली कोशिका को इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। वैसे तो तंत्रिका तंत्र जैसा कुछ होता नहीं है पादपों में, मैं तो सिर्फ आपको आइडियोलॉजी सोचने के लिए। तो ये आपस में एक दूसरे के पास जो संवेदनाओं का आदान प्रदान है वो इससे करते हैं, भोजन का। और कई ऐसे पदार्थ हैं जो इससे आते जाते हैं, लेकिन उनका अध्ययन अभी नहीं किया गया, वो गुप्त में ये रिसर्च चल रही है उनके ऊपर। तो यहां पर बोल देता हूं मैं, संवेदनाओं प्लस वही जल भोजन के परिवहन में सहायक, के परिवहन में सहायक है। ठीक, आपके लाइक जो बातें थी ना, जो यहां से क्वेश्चन बनता वो हो गई, वो चीजें क्या हो गई रे अपनी यहां संपन्न हो गई, वो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगली अपन बात करते हैं फिर अगली चीज, और इसके बारे में जैसे जानना चाहें तो बात तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो इसी से है, वो ध्यान रखना। इनकी संख्या जैसे डेसिमल ट्यूब्यूल की पूछ ले तो वो भी आप 8 से 10 के बीच में आप क्या कर सकते हो रे, ये रख सकते हो, डन। नेक्स्ट अगले टॉपिक की अपन इसमें बात करते हैं। अगला बिंदु जो इसका अंतिम बिंदु है, इसी के साथ में आपकी सेल वॉल क्या हो जाएगी रे, संपन्न, कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा सा सुन लो, हल्की सी बात है ये, लो। तो अपन ने पहले देखा किसका जमाव, लिग्नीन। तो लिग्नीन के जमाव को कहते क्या है, अपन बात करें तो लिग्निफिकेशन है। लिग्नीन का स्तूलन या लिग्नीन के जमाव को अपन कहना चाहें तो क्या कहेंगे रे, लिग्नीकरण बोल दो या लिग्निफिकेशन बोल दो, लिग्नीकरण या लिग्निफिकेशन, डन। ठीक ऐसे ही अपन बात करना चाहें किसकी रे, सुबेरीन के जमाव की, क्यूटीन के जमाव की। तो देखो सुबेरीन का स्तूलन यदि हो जाए तो उसको सुबेरिनीकरण या सुबेरिनीनाइजेशन, तो ये लो इसको बोल देता हूं मैं सुबेरिनीकरण। इसके जमाव को क्या कहते हैं, सुबेरिनीकरण। सर ये जो सुबेरीन है ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वसीय अम्ल है, हाइड्रोक्सी। ये भी क्या है रे, सुबेरीन क्या है, वसीय अम्ल है। और इसके बारे में कोई और बात सर, ये जलवायु के लिए क्या है, जल प्लस वायु के लिए कैसा होता है, पारगम्य प्रकार का होता है, डन सर। और कोई दिक्कत इसके बारे में, सुबेरीन के बारे में, बस कोई नहीं। यदि इसका भी जमाव होता है सुबेरीन का भी, तो वो भी क्या हो जाती है, जलवायु के लिए पारगम्य सिस्टम। और सुबेरीन कहां पर पढ़ा आपने, टोरस के निर्माण में सुबेरीन पढ़ लिया। सर इसके अलावा कोई एक इसका एक एग्जांपल दे दो, इसी के साथ बात खत्म हो जाएगी इसकी। तो ये लो कि भाई सुबेरीन का जमाव आपको कहां देखने को मिलता है, जड़ की एंडोडर्मिस की सेल्स पर। पेसेज कोशिकाओं को छोड़ दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लो कहां पर मिलेगा, जड़ की एंडोडर्मिस। अब आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि जड़ की एंडोडर्मिस क्या है, कैसे है, मैं आपको दिखाऊंगा ये लेयर जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे प्लांट। तो जड़ की एंडोडर्मिस पर क्या हो रहा है, सुबेरीन का जमाव।
अगली बात करें अपन क्यूटीन के जमाव की बात कर दो सर, क्यूटीन क्या है? क्यूटीन भी वही एक वसीय अम्ल है, मोम के जैसा है, चिकना। जैसे कोई पादप की पत्ती देखो आप बरगद के पेड़ की, और उस पत्ती पर देखो एक, या आंकड़े के पेड़ की देखो, कैलोट्रोपिस मदार, वो चिकनाई है ना उसके ऊपर, वो जो साइनिंग है वो क्यूटीन जमाव। बोला होता क्यों है? तो क्यूटीन के जमाव को क्या कहते हैं? पहला तो वही कर देते हैं, दो शब्द आएंगे अब यहां। एक शब्द तो आ जाएगा देखो क्यूटीनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? क्यूटीन का जमाव, क्यूटीनाइजेशन। ये लो क्यूटीन का जमाव, लेकिन कैसे? कणों के रूप में। जब क्यूटीन का जमाव हो तो उसे क्या कहते हैं? क्यूटीनाइजेशन। परंतु एक शब्द है क्यूटिकुलेराइजेशन। अब की बार परत के रूप में जमाव होगा। क्यूटीन का किसके रूप में जमाव? ये लो, परत के रूप में जमाव। किस पर होगा? कोशिका भित्ति पर। दो तो ये शब्द हो गए। फिर जो क्यूटीन है ये मुख्यतः जल के लिए कैसी है? अपारगम्य। पूर्णतया नहीं, लेकिन अपारगम्य है। इसका यूज क्या है सर? जो मरुद्भिद प्लांट हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन कम हो और उनमें संक्रमण ना हो, तो संक्रमणों से सुरक्षा प्लस जल हानि को कम करना, ये इसका मुख्य काम है रे भैया। ये लो इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है। किन में मिलेगा ये? मरुद्भिद पादप। और वहां पर किस चीज के लिए मिलेगा ये? मरुद्भिद पादपों में जल हानि को क्या करेगा ये? इसका जमाव कम कर देगा। ये लो, कम जल हानि कम हो जाएगी इससे। ठीक है, डन। और बताओ सर क्यूटीन के बारे में कोई बात? इसका जमाव है तो इसमें जैसे एग्जाम्पल देखा आप, वैसे इसमें भी एग्जाम्पल देख सकते हो। तो ये लो इसका जमाव कहां कहां पर मिलेगा? ये लो जमाव की बात कर दें, पादप के वायवीय भाग, वहां पर क्यूटीन का जमाव मुख्यतः है। पत्ती, तना, शाखा। जड़ पर क्यूटीन का जमाव नहीं मिलेगा। यानी पादप के वायवीय भाग, पादप के वायवीय भाग। सिंपल एग्जांपल दें तो पत्ती, तना, यहां पर इसका जमाव मिल जाएगा। दैट्स इट। ये हो गया क्यूटीन का जमाव। क्यूटीनाइजेशन और क्यूटिकुलेराइजेशन, दो की बात संपन्न। मरुद्भिद पादपों में इसके रक्षा कर। ओके सर। नेक्स्ट फिर अगली बात सेल्यूलोज के जमाव की बात बता दो। तो सेल्यूलोज का जो जमाव है वही कोशिका भित्ति। अपन देखे ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो उसमें तो पहली बात सेल्यूलोज बनता ही ग्लूकोज की सहायता से है। किसकी सहायता से? ग्लूकोज। कैसे बनता, क्या बनता है ही नहीं, वो हटा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो इसमें तो मैं आपको सेल्यूलोज के लिए तो मैं आपको सीधा सा एग्जांपल दे देता हूं, बस सिंपल सी बात। कपास के रेशों में 95% सेल्यूलोज। ये लो कपास रेशे, इन कपास के रेशों पर किसका जमाव है? 95% सेल्यूलोज जमाव। सेल्यूलोज जमाव होता है। डन। और कोई सेल्यूलोज की बात? कुछ नहीं। एक अलग बात जो मेरे को याद करवानी है, जो मैंने पहले वहां अल्ट्रा स्ट्रक्चर में नहीं बताई, हटा रखी है, उसको थोड़ा सा उसका दे देता हूं यहां पर। तो एक छोटी सी बात है, ये लो यहां मैं मेंशन कर देता हूं। और वो क्या है? जब 3000 ग्लूकोज के अणु, ग्लूकोज जी जिसको बोल रहा हूं, 3000 ग्लूकोज के अणु जब जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा रे? सेल्यूलोज बनेगा। और फिर जब 100 सेल्यूलोज के अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो एक संरचना बनेगी मिसेली, और इसे ही कोशिका भित्ति की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कहते हैं। यहां पर बोला सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? यह बनता है कि ये जो 3000 ग्लूकोज के अणु हैं,
ये किस बॉन्डिंग से आपस में जुड़े हुए हैं, वो बंध का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो वो बॉन्डिंग जो है जिसके द्वारा ये जुड़े हैं, तो वो नाम अपन बता देते हैं। ये जुड़ते हैं बीटा 1,4 ग्लाइको सीडिक बंध। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बीटा 1,4 कैसे है? अरे भाई जैसे सिंपल आप बताओ ना, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? बोलो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये लो, पहला किससे जुड़ा है? फोर्थ से जुड़ा है। समझे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डन। और अब अंतिम देख लेते हैं अपन क्या, खनिज लवण का स्तुलन या खनिज लवण का जमाव। खनिज लवण का जमाव, डाइटम। डाइटम की कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ सिलिका, इक्विसिटम सिलिका, और कईयों में कैल्शियम कार्बोनेट का भी। अब बोला खनिज लवण के रूप में किसका जमाव होता है, तो खनिज लवण के रूप में अपन बात करें तो एक तो सिलिका का जमाव पाया जा सकता है, सिलिका जमाव हो सकता है। डन। या फिर किसका हो सकता है रे? CaCO3 का भी जमाव हो सकता है। कोई एग्जाम्पल सर? ये लो, डाइटम, घास की पत्ती, इक्विसीटम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा एग्जांपल है इक्विसीटम। इक्विसीटम, इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं, घोड़े की पूंछ। ये है हॉर्स टेल। और इस इक्विसीटम को अपन ने पहले बेसिक क्लास में देखा भी था, इसका डायग्राम फोटो। तो ये सारी बात हो गई, अपन बात करें इसके जमाव की। अंत में अपन बात करते हैं एक नोट की। तो नोट में मैं आपको छोटी सी बात बताना चाह रहा था, क्या कि यदि प्राथमिक भित्ति पर लिग्निन का जमाव हो जाए, सुबेरिन का जमाव हो जाए, तो वो कैसी हो जाएगी? अपारगम्य हो जाएगी। और वैसे सामान्यतः अपन बात करें तो उसकी प्राथमिक भित्ति कैसी होती है रे? प्राथमिक भित्ति पारगम्य प्रकार की होती है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक भित्ति को पारगम्य बता रखा है, लेकिन लिग्निन जमाव होने पर अपारगम्य। तो लिग्निकर्त और सुबेरिनिकर्त या क्यूटिनिकर्त हो तो अपारगम्य हो सकती। इसी के साथ आपकी कोशिका भित्ति क्या हो गई? संपन्न हो गई। चलो, तो इसको जरा ब्रीफ में देखना और जरा इसका ये अपन बात करें रिवीजन करना, और सारी चीजों को क्या करना रे भैया? संपन्न। तो ये अपनी तरफ से तो भैया कोशिका भित्ति है वो दिए।